अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुल्की सियासत का पारा कभी हाई तो कभी लो, मगर मुल्की मईशत मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास से खिताब में कहा है कि मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे की वजह से मुल्क का करंट अकाउंट लगातार चौथे महीने सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के आदादो शुमार के मुताबिक नवंबर 2024 के दौरान करंट अकाउंट में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में ये 14 करोड़ 80 लाख डॉलर खसारा था। नवंबर का करंट अकाउंट सरप्लस फरवरी 2015 के बाद बुलंद तरीन है। रवा माली साल जुलाई से नवंबर के दौरान मुल्की बरामदात 12 अरब जबकि दरामदात 21 अरब डॉलर रही। सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लेकर वजारत उज़्मा की गद्दी संभालने वाले शहबाज शरीफ भी मुल्की मईशत के टेक ऑफ पर इंतहाई खुश हैं। वज़ीर आज़म के मुताबिक 10 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस 729 मिलियन डॉलर पर पहुंच जाना मुल्की मईशत के लिए इंतहाई मुस्बत है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद 2% कमी के बाद 13% हो गई। जून 2024 के बाद मुसलसल 5 इजलासों में शरह सूद में मजमूई तौर पर 9% कमी आई। माशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी माशी इस्तेहकाम का इशारा है। अफरात ज़र की शरह 4.9% पर आ गई, जो 78 माह की कम तरीन सतह है। मईशत के ये मैक्रो इंडिकेटर्स सब अच्छा की नवीद सुना रहे हैं। माशी अफरा तफरी और गैर यकीनी का माहौल खत्म हो रहा है। डिफॉल्ट के बादल छट चुके। शेड्यूल के मुताबिक IMF से किस्त मौसूल हो चुकी। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट जबकि फॉरेन रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। एक अहम माशी इंडिकेटर स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख में पहली बार 1,16,000 की हद अबूर कर चुकी है। ऐसे में न सिर्फ माशी माहिरीन बल्कि आम आदमी के लिए भी मिलियन डॉलर सवाल यही है कि माशी बेहतरी के समरात मैक्रो के बाद अब माइक्रो लेवल पर कब तक और कैसे पहुंचेंगे। अवाम के लिए रोजमर्रा की अशिया कब तक सस्ती होंगी। वजीर खजाना के मुताबिक अगर ग़ज़ाई अशिया महंगी होने का सबब मिडिल मैन है तो फिर इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को अगले चंद साल में 25 अरब डॉलर की बड़ी रकम कर्ज की सूरत में वापस करनी है। सवाल तो यह भी है कि क्या माहाना और सहमाही बुनियादों पर आने वाले आदादो शुमार को बुनियाद बनाकर यह कहा जा सकता है कि मुल्क की मईशत वेंटिलेटर से उतरकर जनरल वार्ड में आ चुकी है। इसी पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ है हमाद गजनवी, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहिब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, मैक्रो इंडिकेटर्स में बेहतरी, महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर, आम आदमी के माशी मसाइल का हल अब भी कितना दूर। ज़ैगम साहब, फील गुड फैक्टर की बात होती है, असरात पहुंचे या नहीं, मगर कितना दूर हैं? क्या कुछ आम आदमी भी महसूस कर रहा है कि उसकी जानिब ये बेहतरी का सफर शुरू हो रहा है, हो गया है? देखिए आयशा, वो गालिब ने कहा है ना कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो IMF के देखे से जो पाकिस्तान के मुंह पे रौनक आ जाती है तो हम जश्न मनाने लग जाते हैं कि बीमार जो है ये झारा पहलवान बन चुका है। सबसे पहले तो मैं वज़ीर ख़जाना जनाब औरंगज़ेब साहब को मुबारक दूंगा इस रौनक के लिए ही, और उनके लाने वालों को भी मुबारक दूंगा कि बहरहाल मईशत में इस्तेहकाम आया है, जिसको इस्तेहकाम कहते हैं, माशी तरक्की नहीं, इस्तेहकाम। और इस इस्तेहकाम की वजह यह है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में आ गया है और IMF के प्रोग्राम पे अमल कर रहा है। इसहाक डार साहब की तरह औरंगज़ेब साहब सींग नहीं अड़ा रहे IMF के साथ और रुपए की असल कीमत ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। वो चुपचाप इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, जिस तरह उन तमाम मुल्कों ने किया जो इन बहरानों से निकले। सही। अब जहाँ तक जश्न की बात है, कितनी बार हम जश्न मना चुके हैं, एक दफ़ा और मना लेते हैं। 2007 से पहले भी हम यही जश्न मना रहे थे, ज़रा याद करके देखिए। 2018 से पहले भी हम यही जश्न मना रहे थे और 2022 से पहले भी हम यही जश्न मना रहे थे कि मुल्क बस दौड़े लगा रहा है, रॉकेट पर सवार हो गए और सीधा मरीख की तरफ। सर 22 से पहले हम कब मना रहे थे? मुझे जहां तक कतई कलामी की माजरत याद पड़ता है, खुद उस वक्त के वजीर आजम ने खुद बता दिया था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं।
जी 6% ग्रोथ का जश्न पीटीआई अभी तक मना रही है। ओके। वो जब एकदम से आपको कोरोना में आपको कर्जों में रियायत मिल गई थी और बहुत सा उधार मिलने लगा था, तो उसको ग्रोथ के लिए जब खर्च किया गया था, आपको याद होगा एक बैंकर को वो भी लेकर आ गए थे, जी, शौकत तरीन साहब को, और शौकत तरीन साहब ने कहा था कि अब बस हम दौड़े लगा के जाएंगे, अब हमें ना IMF की जरूरत है न किसी की है। 6% ग्रोथ जो है वो अभी तक आपको पीटीआई बताती है। तो उसका जश्न वो जश्न मना ही रही थी, तो 2022 में $18 बिलियन का करंट डेफिसिट आया था। और उससे पीछे जिस अजीम तरीन तरक्की का जश्न मुस्लिम लीग नवाज अभी तक मना रही है, जो नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला से पहले के कारनामे बताते हैं, वो भी $18 बिलियन के डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट में मुंतज हुए थे। और उसकी सीधी सीधी वजह यह है कि पाकिस्तान की तरक्की की जो बुनियादें हैं वो अभी तक कोई मजबूत नहीं है, उसका कोई पिलर नहीं है, उसके कोई पाँव नहीं है। पाकिस्तान जो भी तरक्की करता है थोड़े वक्फे के लिए, वो उधार के पैसों से करता है, वो इमदाद पर करता है, या वो इस तरह का बेरहम खर्च करके करता है जिससे बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आता है, जो पाकिस्तान को IMF पे लेकर जाता है। सही। खुद ADB की ये स्टडी कहती है कि पाकिस्तान को 4% से ज़्यादा ग्रो करने के लिए बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ करनी होंगी। और बुनियादी तब्दीली बहुत सादा है, औरंगज़ेब साहब भी हमें बताते हैं कि अगर हमने ग्रो करना है, इस तरह से तरक्की करनी है कि हम फिर धड़ाम से नीचे ना आके गिरें, तो हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी होगी। अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का मामला यह है कि पाकिस्तान अपनी मईशत का 11% एक्सपोर्ट करता है। भारत पाकिस्तान से दुगना करता है माशी टर्म्स में, इसकी मईशत भी बड़ी है, अपनी मईशत का 22% वो एक्सपोर्ट करता है। और पता है दुनिया की एवरेज कितनी है? जो वर्ल्ड एवरेज है वो 45% है, कि दुनिया के मुल्क 45% अपनी मईशत का एक्सपोर्ट करते हैं। और वियतनाम जैसे ऐसे मुल्क भी हैं जो 90% अपनी मईशत का एक्सपोर्ट करते हैं। तो चैलेंज ये है कि आप किस तरह से मईशत को बेहतर करें कि पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्टिविटी हो। अब एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उठा के बाहर बेचना शुरू कर दें, दुनिया खरीदने लग जाएगी। इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके पीछे तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके पीछे आपको गवर्नेंस चाहिए, इसके पीछे आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए। पूरी मईशत की बुनियादें तब्दील करनी है। ये चीनी वाली इकानमी जो है वो एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकती, ये प्लाटों वाली इकानमी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, साइंसी तरक्की वाली इकानमी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकती है। तो क्या पाकिस्तान उस तरफ जाएगा कि अपनी बुनियादें मजबूत करे, जो लंबा सफर है, और हम एक दिन असली जश्न भी मना रहे हैं। कलामी की माजरत, ये जो आपने बुनियादी तब्दीली तालीम से टेक्नोलॉजी की ये तो फिलहाल नहीं नजर आती कि हम ये एक लंबा सफर है उस तरफ हम रुख करेंगे और एक सस्टेनेबिलिटी के साथ चलेंगे। तो वो अब सवाल आपसे ये है कि आप जो बार बार जिस जश्न को मेंशन कर रहे हैं या हमें भी बता रहे हैं कि इट्स टू अर्ली टू से दिस, ये जश्न अवाम तक ट्रेवल होने में भी उतना ही टाइम है जिस आप बुनियादी तब्दीली की बात कर रहे हैं। जिस तरह की खुशियां वजीर आजम और वजीर खजाना मना रहे हैं, कुछ चंद महीनों चंद सालों में कुछ दिनों में वो अवाम तक जाएगी, अवाम बस फिर बंद करके रख दे इनके इन बयानात को, जरूरत नहीं है। देखें अभी तो ये जो मुंह की लाली है ना, ये भी आपको मुझे नजर आ रही है, ये भी मैक्रो इकानमी की मुंह की लाली है। हाँ। जो लोग मईशत को एक्सपीरियंस करते हैं, लोगों ने अभी मईशत के मुंह की लाली नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि जो रियल इनकम है, जो असल आमदनी है, असल आमदनी होती है महंगाई के साथ वाबस्ता, कि अगर आप 50,000 कमाते थे तो चीज़ें आपको कितने में मिलती थी। लोगों की जो असल आमदनी है पिछले 3-4 साल में वो आधी हो चुकी है, आधी से कम हो चुकी है, जबकि रोजगार भी मुयस्सर नहीं है 2-2, 3-3% और 0% पे ग्रो करने की वजह से। तो अभी तो लोग उस तकलीफ में हैं कि उनकी आमदनी आधी है, आमदनी बढ़ भी नहीं रही, असल आमदनी आधी हो चुकी है। सिर्फ ये महसूस करने में कि उनकी आमदनी वापस चली जाए जहां पर थी इस बहरान से पहले, उस पर भी कई साल लगेंगे। लेकिन लोगों के ज़िंदगी के हालात बदलने में, उनको उम्मीद दिलाने में, ज़िंदगी की बेहतरी में, तो आपको फिर असल ग्रोथ चाहिए। 6-7% ग्रोथ चाहिए, साल हर साल के लिए चाहिए, असल वाली सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो दिन आएगा जिस दिन असल जश्न हम मनाएंगे, जिसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जिस पर हम बात करने चाहते हैं। लेकिन जब वो रिफॉर्म नज़र आएंगे
तो फिर यकीनन हम असली जश्न भी मना लेंगे। असली जश्न जब हम एक तरीके से चलेंगे और कुछ अर्सा तक चलेंगे। लेकिन हमारे साहब ये तो उन्होंने कह दिया कि जैसे हुकूमत जश्न मना रही है कि हम 6 साल पहले वाले उस नंबर पर आ गए या 5 साल पहले वाले उस नंबर पर आ गए, मगर मेरे आपके जैसे आम आवाम 5-6 साल पहले जो कमाते थे, जो खर्च करते थे और अशिया जैसे मिलती थी, वहां जाने में 6-7 साल दरकार हो गए। मगर एक अहम बात उन्होंने आज कही कि आलमी मंडी में दाल चना दाल माश सस्ती है, हमारे यहाँ महंगी है। इसी तरीके से उन्होंने चिकन की भी बात की। ये जो वो कहते हैं कि मसला महंगाई का नहीं, महंगाई कंट्रोल करने का है, वो मिडिल मैन पे फिक्स कर रहे हैं। तो फिर ये भी तो दुरुस्त करना हुकूमत या गवर्नेंस का काम है। अगर मिडिल मैन मुनाफा कमा रहा है और आम आदमी नुकसान उठा रहा है, क्या इस वजह से आम आदमी की महंगाई है? 100% दुरुस्त आपने जो बात कही और जो वज़ीर ख़जाना साहब ने भी कही कि अगर उनका ये तज्ज़िया दुरुस्त है, उनका डायग्नोसिस दुरुस्त है कि ये मिडिल मैन जो है उसकी वजह से ये अशियाए ख़ोर-ओ-नोश जो हैं वो हमारी महंगी हो रही हैं, जैसे कि उन्होंने दालों का और मुर्गियों का हवाला दिया, तो ये तो फिर निस्बतन आसान काम लग रहा है। यानी सबसे जो अहम तरीन काम है वो काम आसान लग रहा है क्योंकि हुकूमत कर सकती है। मगर सर आप तो पंजाब में क़त्ल कलामी की माजरत, यहाँ तो प्राइस कंट्रोल कुछ चेकिंग कमेटियाँ भी शुरू हुई, कोई असरात नजर आए आपको? अच्छा, मैं असरात तो नज़र आ रहे हैं जैसे कि ये बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम हुकूमत को रगेदने के तो माहिर हैं, सुबह शाम ये काम करते हैं, लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पर दुरुस्त तो हैं, यानी फज्द नहीं है। ये तो हम जानते हैं कि अगर स्टॉक एक्सचेंज की कोई बात करता है या फॉरेन रिजर्व्स की करता है या इंटरेस्ट रेट नीचे आने की करता है या आपकी इंटरनेशनल रेटिंग्स बेहतर होने की करता है या इन्फ्लेशन या रेमिटेंसेस बढ़ने की, तो बातें तो दुरुस्त हैं सारी, और एक साथ अच्छे इशारे हैं, अच्छे इशारिये हैं, अच्छे इजहारिये हैं, ये तो बातें दुरुस्त हैं। अब ये जो अगली बात है ना कि इसके असरात आम आदमी तक कब पहुँचेंगे, ये 9 नंबर की बस जाने कब आएगी, जैसे मजीद अमजद ने कहा था, तो हम उस रुत के इंतज़ार में हैं। और दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, यानी जब ये मॉडल जो है ना, हम आप मसलन देखिए कि 60s में आपने डॉक्टर महबूब अल हक साहब की तकरीरें सुनी होंगी, वो शाया भी हुई हैं और हम उन्हें देख सकते हैं कि उस वक्त मुसलसल हमें बताया जाता था कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट कोई चीज़ होती है। जब मैक्रो के इशारे दुरुस्त हो जाते हैं, जब पैसा ज़रा इकट्ठा होता है ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात आते हैं, नौकरियां बनती हैं क्योंकि इंडस्ट्री लग रही होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बड़ी अच्छी वो खुशनुमा तस्वीर जिसे हम कहते हैं फील गुड पैदा करने के लिए और एक तवक्को बांधने के लिए वो हमसे गुफ्तगू की जाती थी, बल्कि दुनिया भर में ही की जा रही थी वो, बिलखुसूस तीसरी दुनिया में। लेकिन उसके असरात हमने यहाँ तो चलें देखे, यहाँ पर रुकावटें भी आ जाती हैं उस मामले में, कुछ बहाने भी बन जाते हैं हुकूमतों के पास। लेकिन आप दूसरी दुनिया में देखिए जहाँ पर ये तजर्बे किए गए और वहाँ भी उन्हें ये दिलासा दिया गया। हत्ता कि आप अमेरिका वगैरह देखिए कि वेल्थ तो इकट्ठी होती है, निज़ाम ऐसा है कि वेल्थ इकट्ठी होती है। 1% वहाँ के जो टॉप के लोग हैं उनके पास लगभग 30% अमेरिका की सर वो अपने लोगों को कोई सिस्टम तो देते हैं, सेहत, तालीम, कोई बेरोजगारी अलाउंस, कुछ और कोई महंगाई कंट्रोल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, मैं बताने आपको ये लगा था कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब ये बेहतरीन निज़ाम हम समझते हैं ना, ये काम कर रहे हैं और हुकूमतें जिस तरह आप बता रही हैं बड़ी ज़िम्मेदारी से हुकूमतें हो रही हैं, वहाँ पर मामला ये है कि वहाँ के जो 50% नीचे से आवाम है ना, 50%, उनके पास 2.6% वेल्थ है अमेरिका की। मैं सिर्फ अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये वहाँ भी बेशुमार इन्फ्लेशन हुई है। मतलब मैं अमेरिका की क्योंकि अब बात हो रही है, तो अमेरिकन इन्फ्लेशन जो है वो तारीख की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन हुई है पिछले 2-3 साल में, और वहाँ लोग बिलबिला उठे हैं और इसका बदला भी उन्होंने जो बाइडेन साहब को दे दिया। अच्छा, बात ये कर रहे हैं कि इसको हमारे ख्याल में ये आवाम तक असरात पहुँचाने का, हम माहिर नहीं है कोई इस काम के, बाय द वे हम कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है उस तरह, लेकिन हमने जो देखा है थोड़ा बहुत निज़ामों को दुनिया में भी और हमारे यहाँ पर भी जो हमने देखा, जब तक सरकार यानी रियासत यानी हुकूमत किरदार अदा नहीं करती, दुनिया में कहीं आप नहीं देख सकते कि आपने पावर्टी से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकाल लिया हो। अब आप जितनी मिसालें नज़र डालेंगे आपको यही नज़र आएगा कि वो रियासतें, वो हुकूमतें या वो निज़ाम, वो अपने लोगों को गुर्बत से निकालने में कामयाब हुए जहाँ पर रियासत ने, हुकूमत ने खुद किरदार अदा किए हैं। और ये जो इकॉनमी हम कहते हैं लिबरल इकॉनमी होती है और कॉरपोरेशंस के हवाले कर देते हैं आप पूरा मुल्क, वहाँ पर ये नहीं हो पाता। जो निज़ाम पॉलिटिकली स्टेबल भी हैं वो भी नहीं कर पाए ये।
तो लिहाजा हमें भी इससे सबक सीखना होगा। ये मैक्रो के इकनॉमिक के इशारे बहुत अच्छे हैं, हम बड़े पुरुम्मीद हैं, लेकिन इससे आगे जो रास्ता है वो कठिन है। और जब बुनियादी जब तक हम फैसले नहीं करेंगे इस रियासत के, इस रियासत का जो आम आदमी है वो जब मरकज़ निगाह नहीं जब तक हमारा बन जाएगा, ये सारी रियासत जब तक एक आम आदमी के गिर्द घूमना नहीं शुरू करती, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। मतलब काफ़ी आइडियलिस्टिक सूरत हाल है हमारे लिए, हम बस फिर ख्वाब देखें। शहजाद साहब, यहाँ पर हमाद साहब ने मुझे कहा कि हम लोगों को बहुत आसानी है हम हुकूमत को रगे दें, लेकिन इसी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़, मैं ख़ास तौर पे पंजाब की बात करूँ तो यहाँ पर अरकान असम्बली ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर, मुशीरीन सबकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, और कुछ छोटा मोटा इजाफा नहीं, अच्छा हैवी भारी इजाफे किए गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं है कि मईशत जल्द बेहतर होगी। आप समझ रहे हैं आवाम तक कोई फील गुड फैक्टर जाएगा करीब, या फिर 5-7 साल वो इंतजार करें, तब तक पता नहीं कितनी हुकूमतें बदलें, जो हालात हैं हमारे, तो आवाम को तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि अच्छे अच्छे बयानात सुने कि बहुत बेहतरी हो रही है और बहुत अच्छा हो रहा है। सब बहुत अच्छी बातें हुई हैं। एक तो जो काबिल तारीफ बात हुई है कि महंगाई 38% से कम होकर 4.9% पे आ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि महंगाई खत्म हो गई है, इसका मतलब ये है कि महंगाई ज्यादा होने की जो रफ्तार थी, पहले 38% पे बढ़ रही थी, अब 5% पे बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है महंगाई, अभी भी हो रही है, लेकिन एट अ स्लो रेट, कम रफ्तार पे महंगाई बढ़ रही है, जो कि अच्छी एक चीज है। उसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं, और खासतौर पे जिसको आपने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिसने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो पॉजिटिव में रहा इतने महीनों से, पॉजिटिव में इसलिए क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स लो हो गई, इंपोर्ट्स को आपने कर्ब कर दिया और एक्सपोर्ट्स को हो ही रहने दिया। एक्सपोर्ट्स हमारी को बहुत कमाल की बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन उससे ये हुआ कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। इससे एक और मसला भी आता है, एक मसला ये आता है कि जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां से हमने जीएसपी प्लस की फैसिलिटी ली हुई है, और ये एक बैड न्यूज है। इसलिए बैड न्यूज है क्योंकि जीएसपी प्लस वाले इसको सियासी मामलात के साथ भी जोड़ते हैं, इस सहूलत को जो कि उन्होंने हमें दी हुई है। तो हुकूमत जो है आज माशी हमारे जो हालात हैं उसके ऊपर तो शादियाने बजा सकती है, लेकिन एक हल्का सा पीछे फिक्र की ये बात रहती है कि कल को जीएसपी प्लस का क्या बनेगा, गो के उससे कुछ काफी हद तक फर्क पड़ सकता है अगर जीएसपी प्लस हमें डिनाई कर दिया जाए, और उससे हमारी एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ेगा। खैर, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, और क्या चीजें इसमें माने आ सकती हैं। पहली बात, आईएमएफ ने रिव्यू अपने वक्त से पहले किया आपके प्रोग्राम का, और उसकी वजह सिर्फ वाज़ेह थी, शायद इतना वाज़ेह तौर पे कहा नहीं गया, लेकिन उनको फिक्र ये है कि उनसे पैसे लेके हम शायद उन मुल्कों को दे दें जहां पे वो नहीं चाहते कि उनके पैसे जो हमने कर्ज लिया है उसकी मद में उनको अदा किए जाए। इसलिए $6 अरब जो कि पाकिस्तान से तवक्को की जा रही थी कि वो इसका बंदोबस्त करेगा, और ये $6 अरब वो हैं जो कि पाकिस्तान ने इस साल में, अगले साल में, बल्कि 25 वाले साल में देने हैं चीन को, कि इसका बंदोबस्त कीजिए, आप बॉन्ड्स फ्लोट कीजिए, आप बाकी काम कीजिए। तो ये ना हो कि आप हमसे पैसे लेके चीन को देना शुरू कर दें, और हम तो आपको इसलिए तो नहीं दे रहे कि आप चीन को पैसे दे दें। ये परेशानी की बात है कि आईएमएफ इसके ऊपर अड़ सकता है, चाहे हमें ज़र्री और इनकम टैक्स और इस किस्म के मामलात बताए जाते हैं, लेकिन दर हकीकत अंडरलाइनिंग मसला एक ये भी है। दूसरी बात, आपने सवाल ये किया कि आम आदमी तक, देखिए जो इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, ये है महंगाई की असल वजह। और उसकी वजह क्या है? जब तक बिजली, गैस और तेल की कीमतों में कमी नहीं आती, और इनमें कमी क्यों नहीं आ सकती? तेल की तो बंदी हुई है, बिजली और गैस आपकी नालायकी है, आप इसको संभाल नहीं पा रहे। 3 खरब का तो सिर्फ आपका बिजली का मद में सर्कुलर डेट है, गैस की तो बढ़ने जा रही है गालिबन, तो उसकी बढ़ने जा रही है ना, तो उसका मतलब कहने का ये है कि जब आपकी कीमतें बढ़ेंगी बिजली, गैस और तेल की, तो अफरात ज़र जो कीमत है आपकी, जो इनपुट्स की कॉस्ट है, वो बढ़ेगी। इस वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल हम लगाना चाहते हैं वो गालिब नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि जिस किस्म की आप सप्लाई चाह रहे हो, सस्ती वाली या बढ़ के या ज्यादा ग्रोथ के अंदर, और उससे डिमांड को पूरा करना चाह रहे हो, वो सप्लाई ही एक हायर प्राइस के ऊपर आपके पास आ रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अफरात ज़र के अंदर काबू पा लिया जाएगा? इसीलिए तमाम IMF, ADBs, जितने वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो कहते हैं कि इस साल के, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक आपकी अफरात ज़र वापस 15% तक जा सकती है। यानी इस वक्त आप अगर 4.9% की बात कर रहे हैं, तो आप ये वापस 15% तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, एक कर्ज में डूबा हुआ मुल्क, हमारी जो मईशत है, तो ये वो चीजें जो कि हमें बदकिस्मती से रोके रखेंगी, और हमारे ऊपर, यानी हम अच्छी खबर तो देते हैं, लेकिन हम साथ ये नहीं बताते कि हमारे साथ मसाइल क्या क्या जुड़े हुए हैं और हमने उनको कैसे हल करना है। स्टॉक एक्सचेंज एक दिन 1,16,000 पे जाती है, अगले दिन 1,13,000 पे गिर जाती है। उसकी वजह क्या है? कैसे गिर गई है? क्या वजह बनी? हाँ, किसी ने निकाले होंगे, लेकिन एकदम से इतना ड्रॉप
हम कह सकते हैं, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उसका असल में सहूलत, वो जो उसका सियासी मामलात के साथ उसका जुड़ा हुआ है, वो भी है, सेंटिमेंट भी है, लेकिन साथ ही साथ ना 1,16,000 पे जाने की वजह थी और ना 1,13,000 पे गिरने की वजह थी। उसकी वजह यह है कि वो तो एक बाहर से लोग पैसा लगा रहे हैं, बाहर से जो किसी ने निकाल लिया तो उस दिन आपकी स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई। तो ये इतना फिकल मनी है, इतना टेम्परेरी मनी है कि उसकी बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉक एक्सचेंज वहां चलेगी। तो इसलिए अभी भी बहुत सारी खाइयां हैं जिनको हमने पार करना है, बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए शादियाने बजाने के साथ साथ वो भी जरूर करें। अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया, लेकिन बहुत सारे बड़े मसले खड़े हैं जिनसे हम सर पे नजर, और वो भी सर पे नजर नहीं कर सकते। और हमारा काम तो यही है कि सच बयान किया जाए ताकि काफी हद तक जो इतना हम बता सकते हैं हम बता दें लोगों को कि अभी मुश्किलात आ सकती हैं। दुरुस्त हो गया। मुतमईन हो कि इम्प्रूवमेंट है, इफ्तिखार साहब ये कहा जा रहा है, लेकिन ये महंगाई में कमी नहीं बल्कि महंगाई बढ़ने की शरह में कमी है। मगर अवाम को तो तभी फर्क पड़ेगा जब उनकी जेब पर जो बोझ है वो कदरे कम हो। आपको लगता है कि अगर ये बेहतरी की तरफ सफर है, ये मईशत अच्छे रास्ते के ऊपर चल निकली है, तो आने वाले कितने अरसे में अवाम के घर का रुख भी ये बेहतरी और ये अच्छी मईशत कर लेगी? मेरा ख्याल है कई साल लगेंगे। और शहजाद साहब ने जिन ख़तरात का इजहार किया है और जैगम साहब ने जो एक बहुत तारीख पिक्चर पेश की है, इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लें तो मुझे तो 5-6 साल तक कोई बेहतरी नज़र नहीं आती कि मेरी जो दालें हैं वो कितनी सस्ती हो सकती हैं, या मेरे घर में जो मुर्गी आती है उसका कीमत कब होगी। अच्छा इफ्तिखार साहब, कतई कलामी की माजरत, इसको करेक्ट कर लें कि दाल और मुर्गी की कीमत का मसला महंगाई के साथ नहीं जुड़ा, वो मिडल मैन का मामला है, यानी कि प्राइस कंट्रोल जो है ना उस जगह पर वो मामला है, यानी वजीर खजाना ने अगर आप मुझे बात करने देना मुनासिब समझें, मैंने इतनी आलमाना गुफ्तगू सुनी है, तो मेरे एक आम आदमी की गुफ्तगू को भी आप बर्दाश्त करें। जी प्लीज कीजिए। ये जो मिडल मैन वाला मसला है, ये गवर्नेंस का इशू है। तो गवर्नेंस अगर नहीं है, इसका मतलब है हमारे दोस्तों का जो तजिया है वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ है ये दिखावा है, ये जो कुछ है ये लोगों को जाली किस्म की उनके चेहरों पे लाल सुर्खी दिखाने वाली बातें, यही वो कह रहे हैं ना जी। तो फिर बात कहाँ पे आई? बात यहाँ पे आई कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है जो मुझ गरीब की मदद करे। अपनी मदद कर रही है हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा करके। वो आपने उसका इजहार किया, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जितनी तनख्वाहें आपने बढ़ाई हैं, एक क्लर्क करप्शन में रात को इतनी दिहाड़ी लगा के घर चला जाता है। सवाल तो ये पैदा होता है कि हम जो निज़ाम तबाह कर चुके हैं, इस निज़ाम पर काबू कौन डालेगा? ये जो तकरीर फरमा रहे थे औरंगजेब साहब, क्या ये मुझे बताना पसंद करेंगे कि ये करप्ट लोगों से और वो लोग जो अशराफिया में दाखिल हो चुके हैं उनसे पैसा कैसे निकलवा सकते हैं जो हलाल का नहीं है, जिस पे वो टैक्स अदा नहीं करते, जिस पे वो टैक्स अदा नहीं करते। और हमारी शादियों में जब डांस होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि डॉलर्स की गड्डियाँ खोल के फेंकी जाती हैं। वो डॉलर्स की गड्डियाँ फेंकने वालों की तस्वीर भी मौजूद हैं। और मुझे ये बताया जाता है कि नादरा में कोई ऐसा इंतज़ाम भी है कि फेशियल असेसमेंट की जा सकती है चेहरा किसका है, और उस चेहरे के ज़रिए मेरे आईडी कार्ड के तक भी पहुंचा जा सकता है। और मेरे आईडी कार्ड तक पहुंचने के बाद मुझसे ये पूछा जा सकता है कि मिस्टर इफ्तिखार अहमद, उस रात जो आप पैसे फेंक रहे थे, तो आपका तो जो लास्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न आपने जमा कराया है उसमें तो अपने आप को बहुत ही आपने गरीब किस्म का जाहिर किया है। तो ज़रा तशरीफ़ लाइए, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया? जब तक हम हकीकी मानों में इस पे नहीं गौर करेंगे, इस पे अमल नहीं करेंगे, ये खेल चलती रहेगी और इसको नहीं आप रोक पाएंगे। शुगर मिलों के मालकान चीनी का रेट कम नहीं कर रहे। गंदम का जो बहरान हुआ आपने और मैंने नहीं किया, जब जानते हुए कि हमारे मुल्क में गंदम मौजूद है, तब इतना बड़ा जो जुआ खेला गया, किसको सजा हुई?
किसी को पूछा तक नहीं गया। और एक दो रिपोर्टें ऐसी छपी, वो पनामा में एक प्राइम मिनिस्टर को फारग कर दिया गया। वो पनामा में कुछ और लोगों के भी नाम थे, उनका क्या क्या हुआ। इसके अलावा एक पिछले दिनों हमारे दोस्तों ने दुबई में जिन प्रॉपर्टीज़ का तस्करा किया बाय नेम, तो किसी ने पूछा वो प्रॉपर्टीज़ कैसे बनी और ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नेंस का इशू है। आइए मेरे साथ मार्केट सुबह चलें मंडियों में और देखें कि जो किसान है उसका क्या हाल है और जो मिडिल मैन है वो कितना कमा रहा है। हुकूमत गवर्नेंस क्यों नहीं बेहतर कर पा रही सर? क्या मसला है इसमें? इसलिए नहीं कर पा रही कि उसका तरजीहात में ये तरजीह गरीब है ही नहीं। गवर्नमेंट का काम ही गवर्नेंस करना है। अभी तो ये तरजीह नहीं तो फिर क्या तरजीह है? आपका मतलब है सियासी इस्तेहकाम आधी वजह मईशत खराब करने का, तो आधी से ज्यादा वजह शायद ये गवर्नेंस है जो आज इस मुल्क में रूल कर रही है। जी बिल्कुल मुझे ये कहना है और मैं बबांगे दौल कह रहा हूँ और खुल के कह रहा हूँ कि तमाम सूबाई हुकूमतें इस मामले में बिल्कुल नाकाम हैं कि वो मार्केट के अंदर जो मिडल मैन का रोल है उसको नहीं चेक कर सके। ठीक हो और फिर कहा ये क्या जाता है, हमारे दोस्त नहीं ठहरिए, हमारे दोस्त हमें अभी बता रहे थे सर फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, मुझे फिक्र पूरा कर लेने फिर ब्रेक पे ले जाए। ये जो सब दोस्त हमें समझा रहे थे, फिर जब मैं ऐसा मुतालबा करता हूँ कि इनको पकड़ो तो ये फिर कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट। ठीक है इफ्तिखार साहब, एक ब्रेक लेनी दीजिएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ऐवान नहीं मैदान, मौलाना क्या वार्निंग दे रहे हैं हुकूमत को, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हालिया अरसे में मदारिस के किरदार, खास तौर पर इंतहा पसंदी और तालीमी निसाब के हवाले से बहुत कम तवज्जो दी गई। ये मौजू 9/11 से पहले ही बहस का एक अहम हिस्सा रहा है। अयूब खान ने 1961 में मदारिस को कौमी धारे में शामिल करने के लिए कमेटी तश्कील दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1975 में इसी तरह की कोशिश की। 1978 में जनरल ज़ियाउल हक ने मदारिस की तालीमी इस्लाहात पर एक रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया। इन तमाम कोशिशों का ठोस नतीजा नहीं निकला। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने तक पाकिस्तानी मदारिस के मसाइल ने आलमी हैसियत इख्तियार कर ली। आखिरकार 2019 में मदारिस ने वजारत तालीम के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत एक रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ। हुकूमत की जानिब से सहूलतकारी, फंड्स और मजीद ताउन के वादे किए गए। इससे पहले मदारिस को सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ज़िले सतह के हुक्काम के साथ रजिस्टर किया जाता था। 2019 के मुआहदे का मकसद ये था कि मरकजी निज़ाम के जरिए मुल्क में मदारिस की तादाद पर नज़र रखी जा सके, उनके निसाब और फंडिंग वगैरह की निगरानी की जा सके। मुआहदे ने नए बोर्ड्स के क़याम की इजाज़त दी, जिससे असल 5 बोर्ड्स की इजारादारी ख़त्म हो गई, जो JUIF समेत कई मजहबी ग्रुप्स की बालादस्ती को बरकरार रखते थे। सरकारी दावों के मुताबिक करीबन 18,000 मदारिस रजिस्टर हो चुके। इस वक्त मदारिस को DG मजहबी तालीम के साथ रजिस्टर होना जरूरी है, जो वजारत वफाकी तालीम के तहत एक PC1 प्रोजेक्ट के तौर पर मौजूद है। इस PC1 की मुद्दत हाल ही में खत्म हो चुकी है। ऐसा कानून मौजूद नहीं जो DG RE के दफ्तर को मुस्तकिल बनाए। ये तासुर भी मौजूद है कि मुल्क की मुख्तदरा DG RE की सरगर्मियों पर खासा असर रखती है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम मदारिस को DG RE के साथ रजिस्टर होने की शर्त खत्म कर देगी। तमाम मदारिस इस तरमीम के साथ मुत्तफिक नहीं हैं। करीबन 15 में से 10 मदारिस वफाक के मौजूदा इंतजाम से मुतमईन है। रियासत के पास इन मदारिस की तादाद, फंडिंग के ज़राए और इनकी सरगर्मियों के बारे में महदूद मालूमात हैं। कई मदारिस अपने फंडिंग के ज़राए को जाहिर नहीं करना चाहते। वो ये भी नहीं चाहते कि किसी मरकजी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर हों। मदारिस की तारीख से साबित होता है कि मदारिस को रजिस्टर करना, फंडिंग को ऑडिट करना और ये यकीनी बनाना कि मुल्क में कोई भी इदारा एक मुतवाज़ी रियासत के तौर पर काम ना कर सके नागुज़ीर है। PDM हुकूमत के दौरान JUI एक हुकूमत का हिस्सा थी। उसने इस मसले पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। पार्टी हुकूमत में शराकत के लिए ज्यादा दिलचस्पी रखती थी, बजाय ऐसे मसले के जो उसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तिलाफात में डाल देता। 2024 में JUI को हुकूमत साजी के अमल से बाहर रखा गया। 26वीं तरमीम की मंजूरी की फौरी जरूरत ने JUI को बड़ी रियायत देने पर मजबूर किया। अब मौलाना फजलुर रहमान का दावा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कानून बन चुका। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास में भी यही दावा किया गया है कि मदारिस बिल एक्ट बन चुका है। हुकूमत फौरी तौर पर गजट नोटिफिकेशन जारी करे। मौलाना गुज़िश्ता रोज हुकूमत को ऐवान वरना फिर मैदान की धमकी भी दे चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये मामला क्या हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बनेगा या हुकूमत इसको स्मूथली हैंडल कर लेगी। इसी पर सवाल पैनल के लिए।
तरमीम हुई तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में। मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है। ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत स्मूथली इस पूरे मामले से निकल जाएगी? 26वीं तरमीम में भी उसने मौलाना को साथ लिया और मौलाना साथ चले भी और बहुत से मामला हल भी करवाए, पीटीआई को भी सपोर्ट करते रहे। साथ साथ इस वक्त ये जो हुकूमत ने मौलाना के लिए आधा काम किया और उसे मुकम्मल नहीं किया, और अब मौलाना की वार्निंग कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है खुद हुकूमत के लिए? देखिए, आपने आधे काम वाली जो बात की, ये सबसे अहम है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये लोग मौलाना के घर गए, उन्हें जर्दे की देग देकर आए, और फिर ये क्या कर रहे हैं कि चिंगची भिजवा के कह रहे हैं कि ये देग वापस करो। IMF वाली आंटी नहीं मानती, वो कहती है ये ठीक बंदे नहीं होते, इन्हें मिठे चावल नहीं खिलाने। अब ये वो काम है जो आप मोहल्ले के मौलवी के साथ नहीं कर सकते, और आप किसके साथ कर रहे हैं? मौलाना ऑफ मौलानाज के साथ, पाकिस्तान के सबसे बड़े मौलाना के साथ। देखिए, तुर्की में आप जाएं और आप लफ्ज़ मौलाना बोलें अगर खाली, तो इसका मतलब होता है मौलाना रूम, और पाकिस्तान में जब आप लफ्ज़ मौलाना खाली बोलते हैं तो इसका मतलब होता है मौलाना फजलुर रहमान। और ये हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान का वज़न नहीं उठा सकती। ये शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। मौलाना का वज़न उठाने के लिए कोई हरकोलीस चाहिए। अब बुनियादी मसला क्या है? देखें, जो बिग पिक्चर मसला है वो ये है कि हमारी जो ये सो कॉल्ड सेक्युलर या जो मजहबी गैर मजहबी आप अलीट कह लें, जो उलमा से हटकर जो बाकी अलीट है, ये मज़हब को और मजहबी लोगों को अपने वक्ती फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, और इनका ख्याल है कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। ये भी भुगतते हैं और फिर पूरी कौम भुगतती है। एक तरमीम आपने करानी है वक्ती फ़ायदे के लिए, मुखालिफ जमात को टाइट करने के लिए, 26वीं आईनी तरमीम, और आप दे क्या रहे हैं? पूरी मईशत की शक्ल आपने बदल दी। आपने कहा जी बैंक सूद में कारोबार नहीं करेंगे। पता है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? आपने ये बात कर दी। फिर आपने कहा जी इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मशवरे बाइंडिंग होंगे। कैसे होंगे भाई? आपने गार्डियन कौंसिल बना दिया ईरान के उसको। पार्लियामेंट से ऊपर आपने मौलवियों की एक बनाई हुई मुशावरती कौंसिल, जिसका टाइम आईनी तौर पे ख़त्म हो चुका है, जिसे होना ही नहीं चाहिए, उसे आपने इतनी बड़ी अथॉरिटी दे दी। फिर तीसरी बात मदारिस की भी आपने कर दी, जिसका होश आपको फिर आया जब ये आपने सब कर लिया। तो अब आपको ख्याल आया, बिल भी आपने खुद बनाया, सरकारी बिल, नॉट ए प्राइवेट मेंबर बिल। JUI को भी कह सकते थे कि आप प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। और जब सरकारी बिल बनता है तो वजारत कानून उसको बना के वेट करके पूरे प्रोसेस के साथ वो आता है, और उसके बाद जब आया तो पाकिस्तान के 2 ऐवानों ने उसको मंजूर किया। बिल्कुल। अब पाकिस्तान के जो 2 ऐवान हैं, ये क्या ये गुड़िया के घिरौंदे हैं? और क्या जो पाकिस्तान के पार्लियामान में होने वाली लेजिस्लेशन है, ये कोई कागज़ की नाव है? क्या आप इस तरह बनाएं और इस तरह फेंकें? ये 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदा असम्बली जो है, आपने उसको जोक बनाकर रख दिया है। कानून साजी को आपने मजाक बनाकर रख दिया है। आपने एक तमाशा बना के रख दिया है पाकिस्तान की जमहूरियत को। देखें, अब कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मौलाना भी जाके दूसरी तरफ चले जाएं, और मौलाना फ़िलहाल उनको रियायत दे रहे हैं। मौलाना की स्ट्रीट पार बड़ी खौफनाक है। इस वक्त ये पूरी कोशिश कर रहे हैं मौलाना को मनाने की। मेरा ख़्याल है कि ये ढेर हो जाएंगे, दोबारा ये जॉइंट हाउस में लाएंगे, कोई छोटी बहुत तब्दीलियां करेंगे, मौलाना के पांव पड़ के उसमें कोई थोड़ी बहुत कंसेशंस मांग के दोबारा ये इसको मुश्तरका ऐवान से मंजूर करके, और फिर जिसके बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। मुझे ये लगता है ठीक हो गया। हमारे सब इत्तेहाद तंजीमात मदारिस इजलास हुआ, वहाँ भी बात हुई कि मदारिस बिल एक्ट बन चुका है, बल्कि मौलाना ने कल फिर दोबारा कहा कि अभी तो आप इसको पास कराएं, फिर जो आपने तरमीम करानी आप दोबारा लेकर आ जाएं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मौलाना अब्दुल मालिक साहब, मौलाना हफीज़ जालंधरी साहब और दीगर कायदीन, सारे उलमा अब उनके साथ थे जो परसों रात भी वो बैठे, उन्होंने बात किया। मजहबी मुतालबात के एहतजाज की एक तारीख है,
मौलाना जो स्टैंड लेकर इस वक्त खड़े हैं और बार बार हुकूमत को बावर करा रहे हैं और अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस वक्त जो बता रहे हैं, चैलेंज बन जाएगा कोई हुकूमत के लिए बड़ा? हुकूमत सेनली हैंडल कर लेगी इसको? ये आपने जो कहा ना, सारे बोर्ड जो हैं, यानी तमाम मसालिक के, यानी इसना आशरी से लेकर बरेलवी से लेकर आले हदीस, सारे बोर्ड्स इकट्ठे हो गए अभी। इसमें जी अहम बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले तक ये नहीं थे जी, तो अब ये शिफ्ट आया है इसमें, यानी उन्हें ये कुछ वक्त लगा है बात समझने में कि ये उनके मुश्तरका मफादात हैं और जो मौलाना कर रहे हैं ये उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, लिहाजा वो सब आकर कतार में उनके पीछे खड़े हुए हैं। उनके मफादात हैं क्या? अब ये सारी जो बात है अब की भी हमारे दोस्त ने कि हुकूमत जो है वो सादा लफ्ज़ों में बदअहदी की मुर्तकिब हुई है गालिबन, क्योंकि आपने अपनी एक तरमीम मंजूर करवाना थी तो आपने एक कोई वादा किया, एक कानून बनाया, दोनों हाउसेस से पास करवाया और फिर उसके बाद आप उस अहद से मुकर गए। बज़ाहिर हुकूमत कह रही है नहीं जी हमसे नालायकी हुई है, हम बदअहद नहीं हैं, हम नालायक हैं। नालायक किस तरह? हमसे वो सुकम रह गए हैं, उसमें कोई मसाइल हैं, कुछ गड़बड़ है, वो ये उनका, यानी अपने दिफा में भी उनका जो मौक़िफ़ है वो कोई इतना काबिल फ़ख्र नहीं। ये सब लोग जो इकट्ठे हो गए तो इनका मसला ये है, ये कहते हैं कि हम तो ऑटोनॉमी चाहते हैं जी, हमारे मामलात में हुकूमत जो है वो मदाखलत ना करे। हुकूमत किस चीज़ में मदाखलत ना करे? हमारे जो कोर्सेज़ हैं जो हम पढ़ाते हैं इसमें हुकूमत जो है ऐसे छेड़खानी करती है और अपनी अलल टाप बातें करती है, हमें नहीं पसंद। हम एक तरीके से चल रहे हैं और चलते चले आ रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं बाहर के वो कहते हैं यार बात यह है कि इनका ऑडिट वगैरह होता है, इनको पैसे मिलते हैं और जैसे सबको NGOs को भी मिलते हैं तो इन्हें भी पैसे मिलते हैं और इनको फॉरेन सोर्सेज से भी पैसे मिलते हैं, ममालिक से मिलते हैं, हम सब जानते भी हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई इसको ऑडिट जो है हम इंटरनली जो भी DC के दफ्तर में या सोसाइटीज़ का जो दफ्तर है वो उसमें हम जमा करा देते हैं एनुअली, कुछ वो हमारा रिन्यू कर देते हैं और हम मामला चलता रहता है आगे। इसमें बस यहीं तक होना चाहिए। कोई ऑडिट टीम में कोई इंटरनेट कोई जिम्मेदार कोई ऑडिटर आके हमारे तमाम अकाउंट्स का ऑडिट शुरू कर दें, ये हमें कबूल नहीं है। ये दोनों बातें नहीं, वो कहते हैं भी हमने इसमें शामिल नहीं होना। उनका मौक़िफ़ ये है कि हम तालीम में नहीं चाहते कि वो मदाखलत करें हमारे कोर्सेज में, हमारे सिलेबस में। हमारे साहब एक छोटी सी बात है, जो भी बात वो जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे वो तालीम का मामला है या दूसरा इंडस्ट्रीज वाला, वो दोनों ही 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मामला है। विफाक के ऊपर इतना जोर है, जो तो मामला चारों सूबों की तरफ चला जाएगा उसके बाद दोनों जगह जहाँ भी जाएं लेके, अगर इनको देखा जाए। जी ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं अब ये इनका जो रवैया है उससे भी तो हम एक तखमीना लगा रहे हैं कि वो किस मूड में है। अब देखिए ना, मसलन उन्होंने कहा क्या है, वो कह रहे हैं कि ऐवान नहीं मैदान, तो यानी अब वो तो बराह रास्त आपको वो कह रहे हैं कानून मंजूर हो चुका है। भाई आप सीधा तक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ तो मंजूर नहीं हो सकता जब तक कि सदर दस्तखत नहीं करेगा। उसका एक तरीक़ाकार है, वो जॉइंट सेशन होना था या उसको एक फॉलो करने का तरीका है। लेकिन ये तो एक तरह का, जिस रियासत में कानून की हुक्मरानी कमज़ोर हो वहाँ पर आए दिन ये नारा लगता है कि भाई ये नहीं मैदान, ये नहीं, इन लफ्ज़ों में शायद ना कहा हो लेकिन PTI भी मुसलसल यही कहते हैं, हाँ सब यही कहते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम ये कौन सी है, तो हाँ हम तो आ रहे हैं D चौक। तो ये भी D चौक की एक मजहबी शक्ल है, वो कह रहे हैं मैदान, इससे मुराद उनकी यही है। मेरा ख्याल है मामलात हल करने का ये तरीका तो पहले भी उन्होंने आजमाया है और वो समझते हैं कि मेरे पास बड़ी ताकत है और मैं लोग लेके आ सकता हूँ और ये मेरी एक थ्रेट जो है इसी से काम चल जाएगा और मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। आखिरी बात सिर्फ इसको कंक्लूड कर दें कि वजारत तालीम के तहत होना मदारिस का एक काबिल फ़हम बात है। यानी इसको DC के साथ इसका ताल्लुक क्या है, ये आज तक क्या निज़ाम चलता रहा, जो अब भी चल रहा है, अब भी चल रहा है वो। लेकिन इसको अगर ये तालीमी इदारे हैं, ये मदारिस तालीमी इदारे हैं, तो इन्हें वजारत तालीम के साथ ही होना चाहिए। मामला है कि हमारे यहाँ कोई भी रेगुलेट होना पता नहीं क्यों नहीं पसंद। ये कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है, अगर ये मदारिस इस्लाहात की बात कर रहा है तो इसके सामने खड़ा हो पाएगा कि नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, मौलाना साहब गुज़िश्ता रोज़ ये कह रहे थे जब बात करते, क्या हमारी कानून साजी गैरों की हिदायत और रजामंदी से होगी? क्या हम आज़ाद मुल्क नहीं है? अगर हम गुलाम हैं तो हमें बताया जाए। अब 10/11 की बात की जाए तो विकीलीक्स आई तो अमरीकी साबिक सफ़ीर एन पैटरसन ने जो कुछ कहा, और अगर पीछे 2003 में जाया जाए तो जो कुछ 17वीं तरमीम जिस तरह मंजूर करवाई मौलाना साहब, उनकी अपनी सियासत खुद आज़ाद दाखिली और खारजी तौर पर कितनी आज़ाद है जब वो ये तनकीद कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर?
और सिर्फ मौलाना साहब नहीं, मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब अगर ये भी कह रहे हैं तो बहुत देर से और बहुत लेट कह रहे हैं। हमारा मसला मदारस का कब स्टार्ट हुआ? उस वक्त स्टार्ट हुआ जबकि हमारे यहाँ नेशनल एक्शन प्लान को बनाया गया, और वो नेशनल एक्शन प्लान हमारा एक कौमी फिक्र के तौर पे सामने आया, जिसमें इनकी अपनी जमात भी शायद शामिल थी, जिसमें कहा गया कि मदारस की रजिस्ट्रेशन होगी, और ये एक नुक्ता था नेशनल एक्शन प्लान का, जिसकी वजह से ये हमारे कानून का एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बनता नजर आया। दूसरी बात, जब आप पैटफ के मामला में फंस गए, वॉर ऑन टेरर के अंदर, और सारी उंगलियां आपकी तरफ उठना शुरू हो गई दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में, सही या गलत, मोस्टली सही, तो उस सूरत में फिर लोगों की नजर आप पे गई और आपसे कहा गया कि आप मदारस को कंट्रोल कीजिए, उनको किसी ज़ाब्ते में लेके आइए। और वो पैटफ से निकलने की एक ये शर्त हमने दी उस पैटफ से, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान की मईशत थोड़ी बहुत खुलनी शुरू हुई, और ये कहा हमने कि हम बाकी मुल्कों के साथ मामला तब रख सकते हैं अगर हम दुनिया के असूलों के मुताबिक चलेंगे, जिसके हम सिग्नेटरीज हैं इन चीज़ों के। तो ये तो हमने वो वादे और वो मुआहदे किए हैं जो कि बाहर की दुनिया के साथ किए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर के हालात तो बड़े बेहतर तौर पर बताए गए, और बहुत ये बहस हो चुकी है हमारे यहाँ कि मदरसों को किस तरीके से और क्यों होना चाहिए और क्यों इनके मुखालिफ ये खड़े। जिस किस्म की नज़ाकत है पाकिस्तान की सियासत की, वो ऐसी है बदकिस्मती से कि एक चिंगारी की ज़रूरत है। पीटीआई तिल मिला रही है, उसको महवर नहीं मिल रहा, उसको वो चिंगारी नहीं मिल रही। वो चिंगारी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिंगारी बन नहीं पाती। जैसे एक दो मरतबा कोशिश की, लेकिन वो बन नहीं पाई। क्या मौलाना वो चिंगारी बन सकते हैं? और अगर मौलाना आते हैं तो क्या चकजई साहब आ जाएंगे? क्या जमात इस्लामी शामिल हो जाएगी? क्या फिर पीटीआई पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी उसका हिस्सा बन जाएगी? क्या वो एक वाइडर मूवमेंट बन जाएगी? तो ये वो मुश्किल है जो कि इस वक्त, जिसको आप कह रहे हो कि हाइब्रिड निज़ाम, जो कि हुकूमत भी है और जो कि हुकूमत के साथ मिले हुए लोग बाकी भी शामिल हैं, ये सब इदारे, इनके लिए मुश्किल इस वक्त ये है। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना को किसी ना किसी शक्ल में मनाना तो पड़ेगा। और ये जो मामलात हैं जिसका तल्लक हमारी मईशत के साथ है, IMF है, पैटफ है, फिर हमारा अपना नेशनल एक्शन प्लान, चलें अपना घर की बात है, नेशनल एक्शन प्लान को हम ना भी करें, कोई हर्ज नहीं, 2-4 हज़ार जाने और दे देंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे तो हमें अपने कोई एक रैशनलाइज करना पड़ेगा इन चीज़ों को, कम से कम दुनिया की खातिर। और फिर वही बात है, वही तरीका है कि क्या 26वीं तरमीम की कोई कीमत हम खुदा नखास्ता अदा करने जा रहे हैं 26वीं तरमीम को रखने के लिए, उसको करने के लिए। तो सियासी मामलात के अंदर, सियासी मामलात के अंदर उलझा हुआ मुल्क, इसको सियासी तरीके से इसको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, और ये तरीका नहीं हो सकता कि सौदेबाजी की बुनियाद पे आप किसी वजह से कोई एक ऐसी बड़ी बड़ी तरमीम कर दें और उसके बाद उसका असर जो है वो आपके हर एंगल पे हो, हर तरीके से हो। तो मौलाना को नाराज नहीं किया जा सकता। मैं एग्री करता हूँ जागम साहब की बात से कि मौलाना का बोझ बहुत ज्यादा है इस कमजोर हुकूमत के लिए उठाने के लिए, और मौलाना साहब वो महवर बन सकते हैं जिसके गिर्द वो चिंगारी खुदा न खास्ता न बन जाए जो कि हमारे निज़ाम के बिल्कुल बरक्स और उसके खिलाफ चल पड़े। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, मदारिस की हरकियात समझने वाला हर शख्स जानता है कि मुकम्मल तौर पर तो ये मुतालिबात भी जायज़ नहीं है। हुकूमत ने 26वीं तरमीम बिल की मंजूरी के लिए क्या खुद अपने लिए एक नया सियासी चैलेंज खड़ा कर लिया सामने? हल कर लेगी इसे? ये देखना ये होगा कि अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है इस चंगारी के भड़कने से, तो आने वाली हुकूमत क्या करेगी? कि आने वाली हुकूमत इन तमाम कवानीन को, मतलब आपने हुकूमत ही भेज दी है सर, मैंने पूछा कि मसला हल कर लेगी ये हुकूमत अपना खड़ा किया हुआ। मैं प्लीज 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 जी, ये तरीका नहीं है मुनासिब। एक डायलॉग हो रहा है, डायलॉग को आगे जाने देना, जाए ले जाए। हुकूमत खत्म हो गई, मौलाना कामयाब हो गए, चंगारी जल गई, तो क्या ये कानून वापस हो जाएगा? अभी बताया आपको शहजाद साहब ने कि इसमें इंटरनेशनल मामलात भी शामिल हैं, उसके भी तो जवाब चाहिए। और वो गलत नहीं कह रहे, जो FATF की बात कर रहे हैं वो गलत बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें तहम्मुल से चीज़ों को देखना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर तमाम अदारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को मानने से इनकारी हैं, और ये मामला हल हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, कुछ ले और कुछ देगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। और मेरा नहीं ख्याल कि दोनों तरफ इतने लोग बैठे हैं जो इस किस्म की फ़ज़ा को सपोर्ट करेंगे, उनको फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब गवर्नमेंट चली भी जाए तो ये मुतालबा मान लिया जाए तो फिर FATF का क्या करेंगे हम? सो देयर आर सीरियस थिंग्स। तो आई होप कि सेंस विल प्रिवेल और हालात इस हद तक ख़राब नहीं होंगे। अगर ड्राफ्टिंग में कोई कोताही है तो उसको रीड्राफ्ट किया जा सकता है।
ठीक हो गया जी। गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे कि हुकूमत ये उठा सकेगी और ना ही किसी और तरह का सियासी रश सड़क पर बर्दाश्त कर सकेगी। किसी न किसी तौर आईनी मामले को सियासी तौर पर हल करना ही हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए और हुकूमत हल करने की कोशिश करेगी। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।